नमस्कार। शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। इस वक्त टाइम्स ऑन भारत के साथ आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। क्या है लोकतंत्र में आपके लिए खास? सबसे पहले आज बात करेंगे राजनीति के हंगामेदार मंगलवार की। सड़क से संसद तक किस तरीके से हंगामा बरपा, उसकी आज बात करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह किया, कई जगह गिरफ्तारियां दी और कुछ जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना आपा भी खो दिया। दूसरी तरफ जो विपक्ष है लगातार सरकार की आलोचना कर रहा है, उसके कई लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज हमारी नजर होगी वो होगी बेरोजगारी पर घटने पर जो सरकारी आंकड़े हैं उसकी सच्चाई क्या है। क्या सरकार ने जो आंकड़े पेश करे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है, उसमें दम कितना है, आज हमने इसकी पड़ताल भी की। तीसरी खबर होगी ड्राई स्टेट गुजरात में शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की जान चली जाती है। किस बात की वहां पर शराबबंदी है, उसकी हकीकत क्या है और सरकार की कैसे पोल खुल रही है, यह भी आपके सामने रखेंगे। आज बात करेंगे राजस्थान की भी, जहां पर सत्ता दल जो है कांग्रेस पार्टी, उसी के नेता वहीं की पुलिस को बकरी चोर पुलिस क्यों कह रही है। बने रहिए हमारे साथ, 1 घंटे में आपके लिए लगातार बहुत सारी खबरें लेकर इकट्ठी जो आपके सरोकार की है लेकर आए हैं। शुरू करते हैं आज संसद से और किस तरीके से आज सोनिया गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। इसे नाम दिया गया था सत्याग्रह। लेकिन इस सत्याग्रह के दौरान हंगामा करते हुए कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कहीं पर पुलिस की बर्बरता भी दिखाई पड़ी। इस पर राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि अगर बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी और अग्निपथ पर सवाल पूछने और उस जेल में अगर उन्हें डाल दिया जाएगा तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं और उन्हें ये सवाल देश की जनता के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है, वो आवाज उठाएंगे। लेकिन इसी बीच नागपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन की एक और तस्वीर सामने आई जहां कार्यकर्ताओं ने एक कार में आग लगा दी। तो इस पर सवाल अब यह उठता है कि क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर ऐसी आगजनी जायज है? ये आज की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीरें, एक सड़क की और दूसरी संसद की। पहली तस्वीर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। और दूसरी तस्वीर है राज्यसभा की, जहां विपक्षी नेताओं ने इतना हंगामा किया कि एक बार फिर राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करने को मजबूर होना पड़ा। एक तरफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया, तो दूसरी तरफ संसद में विरोध प्रदर्शन करने के लिए 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सबसे पहले आपको सड़क पर कांग्रेस के प्रदर्शन की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ आज फिर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सब सड़क पर उतर गए। शहर शहर प्रदर्शन की तस्वीरें दिखी। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़, पटना, केरल, हर जगह प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को नाम दिया है सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में राहुल गांधी भी शामिल हुए। दिल्ली के विजय चौक पर राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। पुलिस ने राहुल गांधी को धरना देने से रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल और पुलिस के बीच जमकर बहस हुई। राहुल गांधी माने नहीं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिया जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया। यहाँ पे सारे सांसद आए और उन्होंने महंगाई की बात की और बेरोजगारी की बात की और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है और यहाँ पे ये हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? ये आप मुझे बताइए। मीडिया को भी काफी दूर रखा गया प्रोटेस्ट मार्च के दौरान सर। नहीं, अभी आपको हटाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ 50 कांग्रेस सांसदों को आज धरना प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिया गया। लेकिन इस दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जहां दिल्ली पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया, जब कांग्रेस नेता पीवी श्रीनिवास को पुलिस ने हिरासत में लिया। अंदर बैठो।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर शहर ईडी दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया। इसी दौरान इंदौर में युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बोर्ड पर काली पोतता नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। रायपुर में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के दफ्तर पर बीजेपी कार्यालय का बोर्ड तक लगा दिया। वहीं चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया। इधर कांग्रेस ने सड़क पर सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं संसद के अंदर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने महंगाई को लेकर इतना हंगामा मचा दिया कि राज्यसभा स्थगित करनी पड़ी और हंगामा करने वाले 19 सांसदों पर सख्त एक्शन लिया गया। 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें टीएमसी के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीआईएम के 2 और सीपीआई के 1 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। बीजेपी इसे विपक्षी नेताओं के लिए ज्यादा से ज्यादा हंगामा करने की होड़ बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आवाज दबाने की साजिश करार दे रहा है। और मैं ये मान रहा हूँ कि सभी विपक्षी दलों में एक होड़ सी लग गई है कि कौन कितना ज्यादा उच्छृंखल और उद्दंड आचरण करके दिखा सकता है, तो उस जवाबी कव्वाली के कारण मुझे सदन की गरिमा और नीचे। सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष का अधिकार है और लोकतंत्र की खासियत भी, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक इस कदर हंगामा मचाना कहीं न कहीं समय की बर्बादी है, जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब कांग्रेस नेताओं से जिस तरीके से आपने देखा, बीवी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनको बाल पकड़ के खींचा जा रहा था। कांग्रेस नेताओं से अभद्रता करने वाले जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उसके बाद दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने, जो नई दिल्ली के डीसीपी हैं, उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि जिस पुलिस वाले, उनकी पहचान की जा रही है, जो लोग इस पूरी कार्रवाई में लगे हुए थे, और उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी के नेता के साथ इस तरह की बदसलूकी करने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेरोजगारी की। इस देश में महंगाई के साथ बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी जब नौकरी के लिए युवा सड़कों पर आ गए, सरकार से नौकरी मांगी और उनको बदले में लाठियां मिली। कुछ युवा ऐसे भी हैं, नागपुर से सीधे अपनी नौकरी के लिए दिल्ली तक चलते हुए आ रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। लेकिन सरकार का अब यह कहना है कि साल 2017-18 की तुलना में देश में बेरोजगारी कम हुई है। जी हां, यह बयान संसद में केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया है। उनके बयान पर कई लोगों को अचरज हो रहा है। अचरज क्यों हो रहा है? केंद्र सरकार ज्यादातर वक्त में आंकड़े देती ही नहीं है, या फिर जो इंडिपेंडेंट आंकड़े होते हैं या किसी और एजेंसी के आंकड़े होते हैं जहां पर भारत की स्थिति ठीक नहीं दिखाई पड़ती, उसको मानती ही नहीं है। अब चाहे वो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों की का आंकड़ा हो, सरकार ने कहा हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं। कोरोना काल में पलायन के दौरान मजदूरों की मौत का आंकड़ा सरकार के पास नहीं। मॉब लिंचिंग को लेकर कोई ठोस आंकड़ा सरकार के पास नहीं। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों की मौत का आंकड़ा सरकार के पास नहीं। लेकिन आंकड़ों की जादूगरी इतनी कमाल है कि जब आंकड़ों को जारी करने की बात आती है और अपनी पीठ थपथपाने की बात आती है, तो बेरोजगारी का यह आंकड़ा तुरंत सरकार आपके सामने रख देती है। अब यह आंकड़ा कितना जमीनी है, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोविड काल के दौरान भी इस देश के अंदर कैसे नौकरियां बट रही हैं, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है उनकी, क्योंकि सरकार ऐसा ही कह रही है। इस रिपोर्ट में यही दिखाने की कोशिश है। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो, ये सरकार जो कह रही है, ये सभी सरकार ये झूठी होती है। बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है इसमें। बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है। बीते 2017-18 की तुलना में अभी देश में बेरोजगारी दर कम हुई है। बेरोजगारी के हालात तो बहुत ज्यादा है, पहले से ज्यादा और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। अभी ये लॉकडाउन के बाद तो और भी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है सर। वैकेंसी आ नहीं रही है, और वैकेंसी आएगी भी, एग्जाम होगा, उसके बाद पता चलेगा पेपर लीक हो गया, वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी। 18 से हम लोग घूम रहे हैं जॉब के लिए, इसमें आए दिल्ली, देखिए जॉब के लिए है, तो बेरोजगारी तो ज्यादा बढ़ गई इस समय। एक तरफ सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी और दूसरी तरफ असली जमीनी हकीकत। इसी बीच में है वो सच जो सरकार छिपाना चाहती है, जबकि रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं का एक ही नारा है, बेरोजगार है, बेरोजगार है, यही हमारा रोजगार है। एक अदद नौकरी के लिए सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ते इन युवाओं की तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है। वो चाहे नागपुर से दिल्ली तक भागते आए लड़के हों या फिर अग्निवीर योजना के खिलाफ छात्रों का गुस्सा।
बावजूद इसके सरकार संसद में कह रही है कि अरे नौकरी की तो कोई कमी ही नहीं है, पहले की तुलना में रोजगार बढ़ गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखित जवाब दिया, जिसमें बताया 2017-18 की तुलना में अभी देश में बेरोजगारी दर कम हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी, 2018-19 में 5.8%, 2019-20 में 4.8% और 2020-21 में 4.2%। ये उस केंद्र सरकार का आंकड़ा है जो बाकी कई मसलों पर आंकड़े देने में एक बार नहीं 100 बार हिचकिचाती है। किसी आंकड़े को ना तो सार्वजनिक करती है और ना ही विपक्ष के सवाल का जवाब देती है। बावजूद इसके बेरोजगारी को लेकर सरकारी आंकड़ों का एक दूसरा सच भी है। CEDA यानी सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस के मुताबिक 2008 में देश में 5.36% बेरोजगारी थी, 2010 में 5.65% हुई, 2013 में 5.67%, 2019 में 5.27% और 2020 में बढ़कर 7.11% हो। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में बेरोजगारी के हालात पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। ILO के मुताबिक 3 दशक में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। 1991 के बाद 2020 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। साल 2019 में जो बेरोजगारी दर 5.3% थी, वो 2020 में 8% तक पहुंच गई है। इस सब के बीच कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है कि देश में रोजगार के मौके कम हैं, जिससे बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं समझता हूँ, मुझे ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि ये कह रहे हैं बेरोजगारी कम हुई है। करीबन 62 लाख हमारे जो पद हैं रिक्त पड़े हैं केंद्र सरकार के अंदर, करीबन 25 लाख के आसपास जो हमारी राज्य सरकारों में खाली पड़े हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की इनने बात की थी, साल तो करीबन 10 करोड़ रोजगार देने की बात, 6 करोड़ रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन आई एम टोटली सरप्राइज्ड। संसद में केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने जो जवाब दिए हैं, उसके बाद हमने इस आंकड़े को भी देखा जो CMIE ने जुटाए हैं। देश में रोजगार के हालात को लेकर आंकड़े जुटाने वाली CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक साल 2019 के सितंबर से दिसंबर तक बेरोजगारी दर 7.52 थी, जो जनवरी से लेकर अप्रैल 2020 तक 10.40 पर पहुंच गई और फिर 2020 के ही मई से लेकर अगस्त तक 11.55% तक पहुंच गई। इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद कोरोना काल के हालात को याद करिए, जब देश में एक साथ लाखों लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। 2 साल कोरोना और उसके बाद 4 से 5 महीने रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बट सरकार के जो एफर्ट्स चल रहे हैं, जैसे आत्मनिर्भर स्कीम, मुद्रा योजना, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और कई तरह के एफर्ट्स सरकार के जो और चल रहे हैं, उसके चलते हुए अब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी साल के जून महीने यानी पिछले महीने को लेकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जो राज्यवार डेटा सामने दिया है, उसके मुताबिक हरियाणा में 30.6% बेरोजगारी दर है, राजस्थान में 29.8%, असम में 17.2%, जम्मू में 17.2%, बिहार में 14%। रोजगार को लेकर सरकार का अपना दावा है, जबकि बाकी निजी संस्थाओं के हिसाब से सच कुछ और ही है और असल सच की तस्दीक वो युवा कर रहे हैं जो नौकरी के लिए लगातार दर दर भटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कमाल की बात यह है कि कोई भी ऐसा आंकड़ा जिसको सरकार कहीं ना कहीं, जिसपे सरकार को कटघरे में खड़ा जाता है, चाहे वो दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो सरकार मानने से बिल्कुल मना कर देती है। उस पर लगातार एक बयान आ जाता है, लेकिन सरकार चाहती है कि सब चंगा सी मानते हुए आप भी सरकार के आंकड़े को मान लें। अब मैं आपको एक आंकड़ा और दिखाता हूं। कोरोना काल में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, करीब 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हुए। 12 करोड़ के करीब यानी कि 75% उसमें दिहाड़ी मजदूर थे। लाखों छोटे व्यापारी और बिजनेस बंद हो गए। ये CMI की रिपोर्ट है, CMIE की रिपोर्ट है और लगातार इस तरह के कई आंकड़े सरकार के सामने रखे जा रहे हैं, जिस पर सरकार या तो चुप्पी साध लेती है या उनको नकार देती है। अब सरकारी आंकड़ा जो है वो आपके सामने है, आपके आसपास भी कई लोग होंगे। आप खुद अंदाजा लगा के देख लीजिए कि बेरोजगारी की दर
कितनी बेहतर हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात की। गांधी जी की जन्मस्थली गुजरात की पहचान शराबबंदी को लेकर भी है, लेकिन शराबबंदी का असली सच फिर से एक बार सामने आ गया और जहरीली शराब के कारण 28 लोगों की जान चली गई है। जी हां, 28 लोगों की शराबबंदी गुजरात में जान चली गई। कुछ दिन पहले ही बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण कुछ लोगों की मौत हुई थी। तब काफी हल्ला हुआ था, जांच हुई, मीडिया रिपोर्ट सामने आई, लेकिन गुजरात को लेकर ऐसा हमेशा दिखता नहीं है। जिस राज्य में हर साल, और ये आंकड़ों के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहा हूं, हर साल लोग जहरीली शराब पीकर अपना दम तोड़ देते हैं, वहां पर अवैध धंधा अभी भी बदस्तूर जारी है। पर किसके इशारे पर? यह रिपोर्ट गुजरात के उस दर्द का सबूत है जिस पर अब तक शराबबंदी के नाम की चादर ढक दी जाती है। आज हकीकत हम दिखाएंगे। मौत 28 लोगों की, वजह जहरीली शराब, राज्य शराबबंदी वाला गुजरात। जिस गुजरात में पिछले 6 दशक से ज्यादा लंबे वक्त से शराबबंदी है, वहां न सिर्फ जहरीली शराब बिक रही है, बल्कि लोग पी पी कर अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हैरानी तो ये कि ना तो पुलिस को इसकी भनक लगी, ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। जब तक अधिकारियों की नींद खुलती, तब तक 28 लोग हमेशा के लिए मिलाकर बेचा गया है। अब ये इसके पास मटेरियल था, ये गोडाउन का खुद ही इंचार्ज था, तो इसमें से 600 लीटर इसने 22 तारीख को इसका बुआ का लड़का संजय, उसको इसने दिया था और संजय ने फिर इसको आगे अलग अलग लोगों को बोटाद जिला में सप्लाई किया और उसके पास टोटल 600 लीटर था, जिसमें से 200 लीटर उसने एक पिंटू नाम का आदमी है उसको दिया, एक अजीत दिलीप नाम का आदमी उसको दिया और 200 लीटर उसने खुद के पास रखा। इस तरह से फिर इन लोगों ने इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। पुलिस ने इस पूरे केस के मुख्य आरोपी जयेश को गिरफ्तार कर लिया है, जो अहमदाबाद से मिठाई चोरी करके बोटाद में लोगों को मौत के मुंह में धकेल कर पैसे कमाना चाह रहा था। पुलिस ने अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी जयेश भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जयेश केमिकल कंपनी के गोदाम में स्टोर कीपर था। केमिकल कंपनी से ही मिठाई की सारी चोरी की गई। गुजरात में साल 1960 से शराबबंदी है, बावजूद इसके ये सब एक महज दिखावा बनकर रह गया है, जिसका ताजा सबूत है बोटाद जिले की यह घटना। गुजरात में कानूनी तौर पे नशाबंदी है, शराब यहाँ पे बेची नहीं जा सकती, तो इतने धड़ल्ले से शराब कैसे बिक रही है? चारों तरफ अगर आपको गुजरात में शराब चाहिए तो शराब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का कहते हैं कि धंधा है, ये कैसे शराब बिक रही है? और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार गुजरात के अंदर नकली शराब की वजह से लोगों की मौत हुई है। गांधी सरकार के गुजरात में शराब की बिक्री आम हो गई है। नशाबंदी कानून कागज पे है, गांव से लेकर गांधीनगर और शहर से लेकर सचिवालय तक हफ्ता राज है। गृह विभाग जिसका जिम्मेदारी है कि गुजरात के नागरिकों को सलामती दे, इसका रक्षण करे, पर गृह विभाग ही भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर सीधे सीधे गुजरात सरकार को घेर लिया है। वैसे ये सवाल तो है कि जिस गुजरात में शराबबंदी के बावजूद ऐसी घटनाएं हो जा रही है, फिर भी कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती, ना ही उस स्तर से सवाल उठाए जाते हैं। ये हाल तब है जब 2017 में शराब को लेकर गुजरात सरकार ने कानून को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। 2012 से 2014 तक कुल 177 लोगों की मौत हुई। 2012 में कुल 143 लोगों ने जान गंवाई। अहमदाबाद में 2009 में जहरीली शराब से 140 मौत हुई। सूरत में 2016 में जहरीली शराब से 23 मौतें हुई। अब गुजरात के बोटाद की घटना के बाद राज्य की सरकार ने जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें 3 अधिकारियों को रखा गया है। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी। बावजूद इसके गुजरात में जहरीली शराब नहीं बिकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहरीली शराब पीकर हर साल लोग गुजरात में जान गंवा रहे हैं। अहमदाबाद से अमित राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। गुजरात में जिस तरीके की ये घटना हुई है वो पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर कई सवाल उठाती है।
गुजरात से आगे बढ़ते हैं और राजस्थान लिए चलते हैं आपको, जहां पर एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। राजस्थान पुलिस पर आरोप लगा है कि वो बकरी चुराती है। पहले दंगे के आरोपी मतलूब को पकड़ने में पुलिस असमर्थ दिखाई पड़ी, नाकामयाब रही, उस पर सवाल उठे। अब अवैध खनन को लेकर उसके बाद मंत्री और उनके बेटे के दामन पर दाग लगे। अब तो हद हो गई जब एक कांग्रेस के ही विधायक ने पुलिस को बकरी चोर घोषित कर दिया है। सरकार और पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस सूबे के मुख्यमंत्री दिल्ली में सत्याग्रह में व्यस्त हैं। वो बता रहा है कि सीधा सीधा पुलिस वाले बकरा देके गए हमारे को। अब पुलिस वाला कितने में बेचा भाई? 2000 में बेचा, तो इनको बेचा तो ये बताया। अब साहब हमने देखा था हमारा बकरा वो कहा का हमने तो पुलिस वाले देके गए। बिल्कुल सही सुना आपने, राजस्थान की पुलिस बकरी चोर है। प्रदेश में खाकी वर्दीधारी बकरी चुरा रहे हैं, बकरी चुराकर आगे बेच भी रहे हैं। हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है और पुलिस की हालत पर अफसोस भी होता है कि क्या पुलिस का यही काम रह गया है। जिस पुलिस पर दंगे के आरोपी मतलूब को पकड़ने की जिम्मेदारी थी, जिस पुलिस पर अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी थी, वो अपना काम धाम छोड़कर बकरी चुरा रही है। शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक। और ये महज आरोप ही नहीं, बल्कि इस बात का सबूत सामने आया है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दे कि आरोप किसने लगाया है। पुलिस द्वारा बकरी की चोरी का आरोप लेकर कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जन सुनवाई केंद्र पहुंचे। अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने ही राज्य की पुलिस की शिकायत अपने लेटर हेड पर लिख कर दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि पुलिस सुन नहीं रही है, इसलिए जन सुनवाई केंद्र पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बकरे वाले जब पहुंचे, वहाँ बकरे जिसके पास था उसके पास जब ये लोग पहुंचे तब इनके पास बताया, रिकॉर्डिंग है इनके, वो बता रहा है कि सीधा सीधा पुलिस वाले बकरा देके गए हमारे को। कितने में बेचा? पुलिस वाला देके गए। अब पुलिस वाला कितने में बेचा भाई? 2000 में बेचा, तो इनको बेचा तो ये बताया। सोलंकी अकेले नहीं गए, बल्कि जिनकी बकरी चोरी हुई थी उनके साथ पहुंचे, पूरे पुख्ता सबूत लेकर पहुंचे। जन सुनवाई केंद्र में राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना को कांग्रेस विधायक ने पुलिस की चोरी का सबूत दिखाया। आप भी गौर से देखिए और सुनिए। जयपुर के भरतलाल मीणा की बकरी चोरी हुई थी। इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन जब बकरी नहीं मिली तो खुद तलाश करने निकल गए। आखिरकार छीतर लाल मीणा के घर के सामने अपनी बकरी पाकर वो लाल डोर बंदरी हाँ वो लाल डोर बंदरी जोड़ मारो। कोई मत बोलो अजी नहीं धनी दरानी बोलो मत ते कोई मत बोलो पकड़ ले दरानी पड़ गई यार अंडी ले आओ। अब जिसके घर के बाहर बकरी मिली उससे सवाल पूछा गया और यही पता चला कि यह बकरी भरत लाल के घर के बाहर से छीतर लाल के घर के बाहर कैसे पहुंच गई। वो कौन दिया भाई तान? कौन है? तान मुझ सही कौन दियो तो बकरो तान बकरो बकरो कौन दियो तो बकरो अभी ये पुलिस वाला दे गया पुलिस वाला दे दासू साहब हमने देखा था हमारा बकरा वो कहा का हमने तो पुलिस वाले देके गए। हमने कहा भाई पुलिस वाले देखे, पुलिस वाले के अंदर हमने आज 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, नहीं कहते हम पुलिस वाले देके गए। इस महिला की बात से ये साफ हो जाता है कि पुलिस ने इन्हें ये बकरी बेची है, बकरी मालिक से पूछे बिना। यानी साफ हो गया कि पुलिस ने पहले बकरी चोरी की और इसे आगे बेच दी। सबूत सामने है, लेकिन पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी से नाराज कांग्रेस विधायक सीधे जन सुनवाई केंद्र पहुंच गए। अब अपनी सरकार के पीछे कांग्रेस के विधायक हैं। अब बताइए क्या दिन आ गया राजस्थान पुलिस की बकरा चोरी करनी पड़ रही है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हमारी स्पेशल रिपोर्ट का समय हो जाएगा, जिसमें आज आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में 48 घंटे से एक जो सुपर वायरल वीडियो चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है। उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें 6 लोगों की पिटाई की जा रही है क्योंकि वो भगवा वस्त्र पहनकर गाय को अपने साथ लेकर मुसलमान लोग हिंदू बन के भिक्षा मांग रहे थे। अब आपको छोटा सा ब्रेक के बाद इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। चलिए वक्त हो गया हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में 48 घंटे से जो सुपर वायरल वीडियो है उसकी सच्चाई क्या है। वीडियो में 6 भगवाधारी लोगों की पिटाई हो रही है। पीटने वाला खुद को राष्ट्रीय बजरंग दल का नेता मानता है।
बताता भी है। जिनकी पिटाई हो रही है उन्हें संदिग्ध आतंकवादी करार दिया जा रहा है। ऐसे में सच क्या है? नंदी के साथ भीख मांगने वाले लोग कौन थे और क्या इन पर कोई जुल्म हो रहा था? जिस तरीके से हिंदूवादी नेता बता रहे हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहे हैं, क्या ये कोई बड़ी प्लानिंग थी? इस पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। ये सभी रोहिंग्या मुसलमान है। क्या करे? मनपारा बहरन। नंदी महाराज को साथ में लेकर के हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं। क्या बिहार में शहर शहर रोहिंग्या घूम रहे हैं? ये सभी लोग अभी अपने बिहार में प्रवास कर रहे हैं और ये सभी रोहिंग्या मुसलमान है। बहराइच वालों को किसने बताया बांग्लादेशी? क्या करे? मनपारा बहरन। क्या कर रहे हो यहाँ के? जो भी हम मांगे थे। बजरंगी वर्सेस भाईजान, नंदी के साथ भीख पर क्यों घमासान? नंदी महाराज को साथ में लेकर के हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं। तुम मस्जिदों में जाओ। ये वीडियो इन दिनों यूपी बिहार से लेकर देश के कोने कोने में पहुंच गया है। कोई इसे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ बता रहा है, कोई इसे हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी का नमूना करार दे रहा है। सच क्या है आपको 100% पक्की खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए और सुनिए। आराम से बैठो, आराम से बैठो। डर नहीं लगा? हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करने के लिए आ गए। हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करोगे? तुम सच बताओ, क्या टारगेट लेके आए हो तुम लोग? सच बताओ, टारगेट क्या है तुम लोग का? टारगेट क्या है? जमीन पर बैठे लेटे कुछ लोग और उन्हें बेरहमी से पीटता एक शख्स जो भद्दी भद्दी गालियों के साथ इन लोगों की अंधाधुंध पिटाई कर रहा है। जो पीट रहा है और जिसकी पिटाई हो रही है उसके बारे में भी आपको बताएं, लेकिन अभी इस कंगारू कोर्ट का एक और मंजर देखिए। तुम मस्जिदों में जाओ, तुम मस्जिदों में जाओ। तुम हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति में कैसे आए? हमारे नंदी महाराज को लेकर के कैसे बनाए थे? बताओ। तू की बहुत भेजना है, तेरा चोट नहीं लग रहा है, तेरा चोट नहीं लग रहा है। कैसे मजाक उड़ाए हमारे धर्म का? ये बताओ, इसका जवाब चाहिए हमको। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये लठधारी स्वयंभू हिंदू हितरक्षक है और जिनकी पिटाई हो रही है उनका ताल्लुक दूसरे धर्म से है। जिन लोगों को इस गालीबाज धर्म रक्षक के कहर का शिकार होना पड़ा वो कौन है, उनकी ही जुबानी सुनिए। महाराज को लिए हुए हैं, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, पावन महीना भोले बाबा का, तो ये लोग नंदी को लेकर के हर हिंदुओं के घर में जा रहे हैं और इनका नाम पहले जान लेते हैं। आइए। नाम हमारा करीम अहमद। इनका नाम हुआ करीम अहमद। बाप का नाम हुआ सबूर मोहम्मद। बाप का नाम इनका सबूर मोहम्मद। इनका हसन नाम हुआ। अब्बू का नाम क्या हुआ? असगर अली नाम हुआ इनके अब्बू का। इधर आओ, जल्दी जल्दी फटाफट उठो और आओ, अपना नाम बताओ। सैयद अली। अब्बू का नाम क्या है? मैकू। मैकू नाम हुआ इनके अब्बू का। जल्दी आओ। हलीम अहमद। ये हुए हलीम अहमद। अब्बू का नाम बताओ। सबूर मोहम्मद। सबूर मोहम्मद उसका भाई हो? हाँ, हमारे छोटा भाई है। अरे भाई इधर क्या नाम है तोरा? अब्बू का नाम बोल। अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद। पहले क्या नाम बताया था? पहले क्या बताया था? पहले क्या बताया था? बाबू राम। अपना नाम क्या बताया था? बराती। तो झूठ क्या बोला था? जुबान तुम्हारा लहक जुबान। आरोप है कि इन लोगों ने अपनी मजहबी पहचान छिपाई। अबू मोहम्मद ने खुद को बाबूराम बताया, भगवा लिबास पहना और नंदी के साथ भीख मांगने की आड़ में किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने से पहले रेकी की। जिसने यह आरोप लगाया वो कौन है, ये भी उसी की जुबान से सुन लीजिए। ये सभी लोग अभी अपने बिहार में प्रवास कर रहे हैं और ये सभी रोहिंग्या मुसलमान है और नंदी महाराज को साथ में लेकर के हिंदू ये अभी अभी पकड़े गए हैं कदम घाट मंदिर पर। हम आर्यन सिंह जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल
साथ में बिन्नू जी महाराज। पूरा माजरा आपको तफसील से समझाएंगे, पहले ये जान लीजिए मामला है कहां का। तो ये मसला बिहार के वैशाली जिले का है, जहां गंडक किनारे श्री नारायणी महादेव मंदिर प्रांगण में इन लोगों ने नंदी के साथ पनाह ली थी। लेकिन खुद को राष्ट्रीय बजरंग दल का जिला अध्यक्ष बताने वाले आर्यन सिंह नाम के इस शख्स ने इन लोगों को रोहिंग्या बताकर बुरी तरह से मारा पीटा, ये बताने पर भी कि वो बांग्लादेशी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं। पेट भरने के लिए नंदी के साथ भीख मांगते हैं। नाम बताओ, जोर से बोल। क्या कर रहे? ननपारा बहराइच। क्या कर रहे हो यहाँ के? जोगी हूँ, मांगे थे। कौन धर्म से हो तुम? मुस्लिम से। हिंदू का वस्त्र क्या धारण किए हुए हो तुम लोग? नाम बताओ, अपना ओरिजिनल नाम बताओ। आप बताइए। करीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। हसन, बाप नाम असगर। वो नाम क्या? हलीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। क्या करने आए थे? हलीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। क्या करने आए थे तुम लोग इधर? सर विकलांग आदमी मांगते खाते हैं। बचपन का दोस्त हैं, तो वो भी आए रहे थे, तो बोला कि मेरा भाई पूरा चंदन लगा के घूमते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो पूरा चंदन लगाते हैं, तुम लोग चंदन क्यों नहीं लगाए हो? तो बोला कि नहीं बाबा, हम लोग ऐसे ही घूमते हैं, हम लोग चंदन नहीं लगाते। तो बोला कि नहीं से मेरा भाई आ रहा है, आपको चंदन देगा बिन्नू बाबा, आपको महाराज जी चंदन देंगे तो लगा के जाइएगा। फिर वो लोग भागने लगा। पुजारी बिन्नू महाराज ने अपने बचपन के दोस्त और राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता आर्यन सिंह को बुलाया तो उसने इन लोगों से पहचान पत्र मांगा, हनुमान चालीसा सुनने को कहा, तो ये लोग आई कार्ड दिखाने और हनुमान चालीसा सुनाने में नाकाम रहे। लेकिन क्या किसी को रोहिंग्या और घुसपैठिया साबित करने के लिए इतना ही काफी है? इस पर आर्यन का जवाब सुनिए। इनसे आधार कार्ड मांगा तो इनके पास आधार कार्ड सही किसी के पास नहीं था, 2 था भी तो वो फेक था, और 4 के पास तो था ही नहीं। और ऊपर से इन लोगों का सबका नाम मुस्लिम था, सब मुस्लिम धर्म से थे, और ऊपर से धारण किए हुए थे भगवा, साथ में नंदी महाराज। तो हमें शंका हो गया कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देश में माहौल चल रहा है, पीएफआई का पूरा नेटवर्क पता चला है फुलवाड़ी शरीफ में, तो हो सकता है ये स्लीपर सेल हो। तो हमने इनसे थोड़ा सा तरीके से पूछताछ किया, फिर पता चला कि ये इनका पूरा नेटवर्क आया हुआ है और टोली बाई टोली ये लोग बट करके हर एरिया में कर रहे हैं रैकिंग। आर्यन सिंह ने दावा किया कि उसके संगठन के लोगों को सावन के पावन महीने में मांस खाते देखा, लिहाजा शक और पुख्ता हो गया। ऐसे में कड़ाई से पूछताछ की, पड़ताल की तो इनके कब्जे से मेड इन बांग्लादेश फोन और उसमें बांग्लादेश से इनकमिंग कॉल के सबूत मिले। उनके पास जो 2 एंड्रॉयड मोबाइल था वो बांग्लादेश की कंपनी थी, और उसमें जितना भी फोन आया हुआ था वो सब बांग्लादेशी नंबर से आया हुआ था और इधर से इंडियन नंबर से गया हुआ था। जो बांग्लादेशी नंबर से आया हुआ था तो ये लोग चूंकि हिंदी में किए हुए थे तो उसमें लिखा हुआ था भारत करके, कि वहाँ से जो कॉल आया भारत कॉल आया। तो हमें शंका हुआ, फिर हमने नज़दीकी थाना को बुला करके इनको सुपुर्द किया। लेकिन हाजीपुर जिले की पुलिस ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बांग्लादेशी नंबर से कॉल आता था, उसको बाद लगातार वो इस तरह से संदेहास्पद स्थिति थी। देखिए, जो कोई भी थाना को सूचना दिए, थाना जो वहाँ पर पहुँचा उसके मोबाइल का जो सत्यापन किया गया तो इस तरह का कहीं से कोई एविडेंस नहीं मिला था। अब आकर के इस तरह लोग बात अगर बोल रहे हैं तो हम लोग को संज्ञान में नहीं है अभी तक बात ये। नंदी बैल, लेकिन यहाँ गौशाला नंदी बैल मिला था, नंदी बैल था, नंदी बैल के साथ ही हम लोग भगवा वस्त्र पार करके और भिक्षाटन कर रहे थे। मगर बजरंगी आर्यन सिंह हैं कि उन्हें पुलिस की बातों पर भी यकीन नहीं। शक की बिनाह पर दावा इतना बड़ा है जिसे सुनकर हर कोई डर जाए। कुछ भी हो सकता है। अब मान के चलिए कांवड़ यात्रा निकल रही है और सैकड़ों की संख्या में कांवड़िया पड़ाव लेते हैं रात्रि में। अगर इनकेस ये लोग 6 लोग हैं और ऐसे बहुत सारी टीम है, अगर उस पड़ाव पे जा करके रात्रि में बम विस्फोट कर दें तो वहाँ पे जो एटवंस जो दिखा जाएगा वो यही दिखेगा कि हिंदू बाबा ने किया और ये हिंदू आतंकवाद की थोड़ी गड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मसला है, गंभीर विषय है। इस पर शासन प्रशासन को मजबूती से जांच पड़ताल करना चाहिए। जबकि पुलिस ने साफ कर दिया कि ये ना तो रोहिंग्या है और न ही इनका कोई आपराधिक अतीत रहा है। नाम पता अपना भिन्न भिन्न बता रहे थे तो थाना पर लाया गया। थाना पर आने के बाद वो अपना जो नाम पता है उस नाम पता के आधार पर उनका वहाँ सत्यापन कराया गया। तो यूपी का बहराइच जिला के सभी लोग रहने वाले थे। वहाँ से उन लोगों का आपराधिक इतिहास वगैरह का भी पता कराया गया था, कुछ वैसा नहीं था। और भिक्षावृत्ति उन लोगों का पेशा था, उन लोग का खानदानी पेशा, जैसा कि वहाँ से बताया गया बहराइच से कि खानदानी पेशा था भिक्षाटन का। वेश बदल करके, वेश बना करके भिक्षा मांग रहे थे वो लोग।
जो उनका नाम पता सत्यापन कराएगा तो नाम पता सही सही ही निकला। बिहार पुलिस ने तफ्तीश के लिए यूपी पुलिस से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि बहराइच में एक ऐसा गांव है जहां सालों से मुसलमान अलग अलग नस्ल के नंदी पालते हैं। ये साधु संत का वेश धारण कर पूरे भारत में पैदल घूम घूम कर भीख मांगते हैं। यूपी पुलिस ने यह भी बताया कि हिंदू दिव्यांग बछड़े को रखना शुभ नहीं मानते। ऐसे में ये लोग बछड़ों को इन लोगों को बहराइच में दे जाते हैं और इन्हीं के सहारे ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यूपी पुलिस से बातचीत और पूछताछ के बाद बिहार पुलिस ने सभी को दिया, लेकिन नंदी को हाजीपुर के गौशाला के हवाले कर दिया। ऐसे में हम उस गौशाला भी गए जहां बहराइच वालों के नंदी को रखा गया है, तो यहां केयर टेकर ने एक नया दावा किया। मतलब नशा टाइम में सब गाय था, इसके बाद उसको क्या बोलते हैं, नाक से थोड़ा बहुत को खून आ रहा था, सबका नशा टाइप में उस मतलब सब गाय, तो किसी कोई एक दूसरे को पहचान नहीं रहा था। सिर्फ हम जिस टाइम गए तो मारने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन आज सुबह से जब मैंने दवाई कुछ दिया और खाना बढ़िया से दिया, तब से उस सब मतलब अभी ठीक है। और अभी फिलहाल अभी आप खुद देख सकते हैं कि हाँ किस तरीका से रखा। नंदी के नशे की हकीकत पता करना पुलिस का काम है। फिलहाल सच ये कि 2 राज्यों की पुलिस ने राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता आर्यन सिंह को गलत साबित कर दिया है, लेकिन हट ऐसा कि वो अपने दावे पर कायम है। उनके पास अस्त्र शस्त्र था, तो हमको भी थोड़ा सा अपना सावधानी बरतना था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा किया। अब देखिए वो लोग तो गला काट रहे हैं, वो लोग खुलेआम बोल करके सर तन से जुदा कर दे रहे हैं। हम लोग अपना प्रोटेक्शन में थोड़ा सा तो अपना बचाव रखेंगे ही। क्या हथियार लेके थे वो? उनके पास चाकू था, सरौता था, इस टाइप का था, लोहे का निर्मित हथियार था। बाकी हम लोग पूछे आर्म्स एम्युनिशन कहाँ है, वो लोग बताए नहीं, क्योंकि वेल ट्रेंड होते हैं, स्लीपर सेल जो होते हैं वेल ट्रेंड होते हैं, जल्दी खुलते नहीं। आर्यन सिंह चाहे जैसी दलील दे, उस पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। किन्हीं के प्रति या और किसी भी प्रकार का उन लोग अपना शिकायत नहीं किया, कोई अपना लिखित प्रतिवेदन या प्राथमिकी अंकित करने के बाद नहीं बताया। लेकिन जब उनकी मार पिटाई देखा गया और वो कुछ नहीं बता रहे थे, उस दिन हम लोग के पास कोई वीडियो वायरल वगैरह नहीं था, हम लोग के संज्ञान में कुछ नहीं था। लेकिन बाद में जब हम लोग के संज्ञान में आया कि इनको पिटाई कुछ लोगों द्वारा, युवकों द्वारा किया गया है, तो पुलिस अपने बयान के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित करते हुए नामजद प्राथमिकी अंकित कर आगे की कार्रवाई कर रहा है। गिरफ्तारी इन लोगों की हो गई? अब प्राथमिकी दर्ज हुआ है और वीडियो वायरल है, घटना सत्य है, तो गिरफ्तारी तो होना ही है।